नमस्कार दोस्तों। जनरल साइंस के अंतर्गत फिजिक्स की क्लास लेकर मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, हम मोशन चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले लेक्चर में आपने देखा दूरी और विस्थापन कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसका कंसेप्ट क्या होता है। दोस्तों, इसके पहले कि हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के बाद स्पीड और वेलोसिटी स्टार्ट करें, एक और प्रश्न यहाँ पे हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। वो प्रश्न है, आपके बोर्ड पे दिख रहा है दोस्तों। तो प्रश्न है कि राम अपने घर से 10 मीटर पूरब जाकर दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलकर फिर बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। तो अब दोस्तों, ये दाएं बाएं मुड़ने की बात हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी मुड़ने के लिए बोला जाता है प्रश्न में, या फिर किसी खास एंगल से भी मुड़ने को बोला जाता है। जैसे कि राम 90 डिग्री पूरब घूमता है, 30 डिग्री दाएं घूमता है, इस तरह से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। या फिर दाएं बाएं या फिर एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज भी घूमने के लिए बोला जाता है। तो इन तीनों ही तरह के प्रश्न का सॉल्व करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। तो दोस्तों, इस तरह का प्रश्न आपके सामने दिया गया है और इस पे बेस्ड 4 प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, ए बी सी और डी। ध्यान से पढ़िए। राम का मुख किस दिशा में है? अगर राम अपने घर से 10 मीटर पूरब जाकर फिर दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलकर फिर बाएं मुड़ जाता है और फिर 5 मीटर चलता है, तो अब राम का मुख किस दिशा में है? और दूसरा प्रश्न है कि राम अपने घर से किस दिशा में है? दोस्तों, ऐसा लग सकता है जल्दीबाजी में कि ये दोनों प्रश्न सेम ही हैं और बड़ा जल्दी हम ऑप्शंस के हिसाब से गलत आंसर कर देते हैं, लेकिन ये दोनों प्रश्न सेम नहीं है, दोनों का ही आंसर अलग अलग होगा। ठीक वैसे ही सी और डी को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो राम ने कितनी दूरी तय की है और राम अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो जल्दीबाजी में छात्र गलती कर बैठते हैं, जैसा कि मैंने देखा है ऑफलाइन क्लास में। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। ये लग सकता है कि दोनों एक ही प्रश्न है, लेकिन दोनों प्रश्न थोड़ा अलग है और दोनों का आंसर भी अलग होगा। तो चलिए दोस्तों, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्शंस यहाँ पे शो करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। और इसके बाद राम हो या फिर कोई भी व्यक्ति विशेष हो, उसको हम सेंटर पे रखेंगे। यानी कि राम का घर या राम का ऑफिस या स्कूल या ये अपने घर से ऐसा ना भी बोलता, सिर्फ कहता कि राम 10 मीटर पूरब जाता है, तो भी हम स्टार्टिंग मिडिल पॉइंट से, सेंटर से करेंगे। तो यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, अपने आप को आप यहाँ पे रखिए और जैसे ही प्रश्न में बोला गया है ठीक हूबहू वैसे ही फॉलो कीजिए। यानी कि राम अपने घर से कहाँ जाता है? 10 मीटर पूरब जाता है। चलिए पूरब। राम अपने घर से 10 मीटर पूरब की ओर गया। यहाँ पे एरो ये दिखा रहा है कि राम का मुख किस दिशा में है, इसलिए मैंने एरो बनाया हुआ है। अब 10 मीटर पूरब जाने के बाद कहाँ मुड़ना है? दाएं मुड़ता है दोस्तों। तो यहाँ पे दाएं किधर मुड़ेंगे? इधर या फिर इधर। किसी किसी को दाएं और बाएं मुड़ने में समस्या हो सकती है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जब भी दाएं मुड़ने के बोले तो आप क्लॉकवाइज मुड़ेंगे, यानी घड़ी की दिशा में मुड़ेंगे। और जब बाएं मुड़ने को बोला जाएगा तो आप एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ेंगे। दोस्तों, प्रश्न में क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज भी यूज किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हमें दाएं मुड़ना है, राम ऐसे है, समझिए, इसको ध्यान रखिए टिप को। ये राम का मुख इधर की ओर है, तो ये वाली कंडीशन है, ये वाली। अर्थात समझिए कि घड़ी की सुई अगर 3 पे है, घड़ी की सुई अगर 3 पे है तो उसके बाद घड़ी की सुई कहाँ जाती है? 3 के बाद 4 पे जाएगी, 4 के बाद 5 पे, अर्थात नीचे की ओर। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर आपसे दाएं बोलेगा तो आप घड़ी की ओर चल देना। तो ऐसी स्थिति है, 3 पे है, हम 4 की ओर चल देंगे ऐसे, यानी नीचे की ओर मुड़ेंगे।
वहीं अगर बाएं मुड़ने को बोला होता तो हम घड़ी के विपरीत अर्थात ऊपर की ओर जाते। तो यहाँ पे चलिए हम दाएं मुड़ते, हमें यहाँ दाएं मुड़ने को बोला गया है तो मुड़ जाइए। दोस्तों दाएं हम मुड़ गए और दाएं मुड़ने के बाद क्या बोला गया है कि वो 5 मीटर चलता है। चलिए 5 मीटर। तो हमने यहाँ पे ठीक प्रश्न के अनुसार 10 मीटर पूरब जाकर फिर बाएं मुड़ के 5 मीटर चल दिया। उसके बाद फिर बोला गया है कि वह बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। तो यहाँ से बाएं कैसे मुड़ेंगे, कंडीशन ऐसी है, अर्थात घड़ी की सुई 6 पे है समझिए। तो 6 के बाद अगर आपको बाएं मुड़ने को बोला जाए तो आप किधर जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई 6 पे है तो कहाँ जाती है, 7 की ओर। लेकिन आपको जाना कहाँ है, ठीक उसके विपरीत यानी कि 5 की ओर। यहाँ से उधर, यहाँ से इधर। तो अब हम बाएं मुड़ चुके हैं और बाएं मुड़ने के बाद हमें चलना कितना है, 5 मीटर। तो चलिए 5 मीटर। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से स्टार्ट करना है, 10 मीटर पूरब गया, फिर यहाँ से दाएं मुड़ा, फिर 5 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा, फिर 5 चला। तो आप अब आराम से पहले प्रश्न का आंसर दे सकते हैं कि राम का मुख जो है वह ईस्ट है, यानी कि पूरब की ओर है। तो आइए, हमें आंसर एक मिल चुका है। दोस्तों तो आपने देखा कि कैसे बड़ा आसानी से हम इसको ड्रॉ करेंगे, चूँकि एग्जामिनेशन हॉल में बच्चे हाथ को इधर उधर करते रहते हैं और आप बिना कॉपी पेन के भी इसका आंसर कर सकते थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पे सभी को लेके चलना है, इसलिए मैं आपको कंसेप्ट बता दे रहा हूँ। बाकी आप प्रैक्टिस से आप बिना कॉपी पेन के भी सिर्फ प्रश्न देख के आंसर कर सकते थे। तो हमें एक यहाँ पे आंसर मिल चुका है कि राम का मुख किस दिशा में है। अगला प्रश्न है आपका कि राम अपने घर से किस दिशा में है। चूँकि देखो राम का घर यहाँ पे है और राम यहाँ पे खड़ा है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो राम अपने घर से यहाँ पे खड़ा है, तो ये दिशा कौन सी होगी, क्या सिर्फ ईस्ट होगा या फिर सिर्फ साउथ होगा? नहीं, साउथ ईस्ट होगा। ये जो दिशा है यहाँ पे घर से पूरब और दक्षिण में है, तो इसका आंसर क्या होगा, साउथ ईस्ट। तो आप ये भी बता सकते हैं कि राम अपने घर से दक्षिण पूरब दिशा में है, तो कितना मीटर दक्षिण में है और कितना मीटर पूरब में है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे राम 10 और ये आपका 5, यानी कि 15 मीटर पूरब में है और ये आपका 5 मीटर आपका साउथ में है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर दे रहे हैं। तो ये आपका पूरा क्लियर हो चुका है कि राम अपने घर से 10 मीटर पूरब और 5 मीटर दक्षिण दिशा में खड़ा है। दोस्तों अगला हमारा जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि राम ने कितनी दूरी तय की है। तो चूंकि दूरी और विस्थापन तो आपने पढ़ा है, दूरी कुल तय की गई दूरी होती है। तो राम कितना दूरी तय किया है, जितना भी हम चलते हैं चाहे पैदल हो या किसी सवारी या बाइक से हो, उसको हम ऐड कर लेते हैं। तो राम देखिए यहाँ पे 10 मीटर चला है, फिर 5 चला है, 15 और फिर 5 चला है, यानी कि 20 मीटर दूरी तय करेगा। दोस्तों तो बड़ा आसान सा प्रश्न था, लेकिन जो अगला प्रश्न हमारा है कि राम अपने घर से कितनी दूरी पर है, ये भी आसान सा प्रश्न है, लेकिन जल्दीबाजी में काफ़ी यहाँ पे गलतियाँ हो जाती है। ध्यान से पढ़िए, अधिकांशतः बच्चे ऑप्शन में 20 मीटर कर देते हैं, क्योंकि ये 20 भी ऑप्शन में रहेगा, लेकिन इसका आंसर 20 नहीं होगा। ध्यान से पढ़िए, राम अपने घर से कितनी दूरी पे है। राम का घर रहा ये राम का घर है और राम फाइनली कहाँ पहुँचा था, राम यहाँ पे है। तो ये जो दूरी है राम से राम के घर की दूरी तो यही हुई ना, तो हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो ये जो आप सीधी रेखा देख रहे हैं, हमें इसे निकालना है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि राम अपने घर से कितनी दूरी पर खड़ा है। दोस्तों इसके लिए हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है, उसको हम लगा के निकाल सकते हैं। तो दोस्तों चूँकि ये आपका 10 है तो और ये 5 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये टोटल पूरा 15 हो जाएगा।
तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे चूंकि 10 और ये 5 पूरा 15 और इधर से आपका ये साइड जो है आपका है, चूंकि चूंकि ये 5 है तो ये भी आपका 5 होगा। इस तरह मैंने यहाँ पे इसको अलग से लिख दिया है कि 15 और ये आपका 5 हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, √15 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, अर्थात ये क्या हो जाएगा आपका √250। तो इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। आपने देखा हमारा आंसर आ चुका है, 15 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 225 और 5 का स्क्वायर 25 यानी कि √250 होगा, और यहाँ से हम रूट बाहर करेंगे तो 10√5 मीटर हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा, चूँकि वास्तव में हमें विस्थापन ज्ञात करना था। चूँकि विस्थापन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि विस्थापन ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि वस्तु या व्यक्ति प्रारंभ में कहाँ पे थे और अब अंत में कहाँ पे हैं। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न में कहीं विस्थापन वर्ड यूज नहीं किया गया है, दूरी ही वर्ड यूज किया गया है। तो आप ये जानते हैं कि कुल तय की गई न्यूनतम दूरी ही विस्थापन कही जाती है। तो इसलिए यहाँ पे विस्थापन ही निकालना था। अब प्रश्न ऐसे पूछा गया कि अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो चूंकि घर ए है और राम यहाँ पे है तो घर से इतना ही दूर तो है ना, तो इसलिए हमने इसको निकाल लिया। और ऑप्शन में आपका 20 भी रहेगा, 10√5 भी रहेगा, लेकिन अधिकांश बच्चे जल्दीबाजी में चूंकि यहाँ दूरी पढ़ते हैं, अरे दूरी पूछा गया है तो 10, 5, 15, 5, 20 गलती कर बैठते हैं। लेकिन आप ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे कि राम अपने घर से कितनी दूरी पे है, और ऑप्शन में ए रहेगा, तो हमें इसको आंसर करना है। तो दोस्तों आइए अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हम देखेंगे, चूँकि हमने दूरी और विस्थापन को अच्छा से समझ लिया है, तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो आपका है चाल और वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो ठीक उसी प्रकार जैसा कि अगर आपने विस्थापन और दूरी वाला लेक्चर देखा है, तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हम इसको भी पढ़ेंगे, और अगर आपने उसे समझ लिया है तो ये आपके लिए बड़ा आसान है। दोस्तों यहाँ पे चूँकि चाल क्या होता है, दूरी बटा समय चाल होता है, या बच्चे जानते हैं कि चाल क्या होता है, तो दूरी बटा समय चाल होता है, और वेग होता है विस्थापन बटा समय। तो डिफरेंस में यही है, अगर हम दूरी में समय से भागा दे देते हैं तो हमें चाल मिलता है, लेकिन अगर विस्थापन को हम समय से डिवाइड करते हैं तो हमें वेग मिलता है। तो ये सूत्र तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब परिभाषा कैसे बोलेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा ध्यान समझिएगा, बड़ा लॉजिकली परिभाषा हम इसको बताते हैं आपको। हालांकि इसको हम कई तरह से बोल सकते हैं, लेकिन जो परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ उसे आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे, क्योंकि उससे हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बड़ी मदद मिलती है। तो अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चाल इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो अगर हम मान लीजिए कि समय 1 सेकेंड दिया हुआ है, अगर हम समय को 1 कर दें, अर्थात गिवन टाइम 1 सेकेंड है, तो चाल इज इक्वल टू दूरी बट्टा समय होगा। तो समय तो 1 मैंने कर दिया, समय अगर 1 सेकेंड हम मान लें तो चाल बराबर दूरी बट्टा 1 हो जाएगा, और बट्टा में जो 1 तो कुछ होता नहीं है। तो इस प्रकार आप क्या देख रहे हैं कि चाल बराबर दूरी, चाल बराबर क्या हो गया, दूरी हो गया, दूरी बट्टा समय है, लेकिन समय को मैंने इकाई कर दिया है, यानी कि यूनिट टाइम यानी 1 सेकेंड कर दिया है। तो अगर समय 1 सेकेंड यहाँ पे रख दी जाए तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चाल क्या है, चाल दूरी है, चाल बराबर दूरी, चाल क्या है, दूरी है। लेकिन चाल बराबर दूरी कब हुआ, जब समय हमने 1 सेकेंड किया तब हुआ। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि चाल क्या है, दूरी है। कैसी दूरी है, तो इकाई समय यानी कि 1 सेकेंड, या 1 मिनट हुआ तो 1 मिनट या 1 घंटा। तो चाल क्या है, दूरी है। कैसी दूरी है, तो इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ परिभाषा लिखा हुआ है कि इकाई समय में तय की गई दूरी चाल होती है। ठीक उसी प्रकार अगर हम वेग को देखें तो वेग होता है विस्थापन बटा समय। तो अगर हम समय को 1 कर दें, यहाँ पे समय अगर आपका 1 सेकेंड दिया हो, तो वेग इज इक्वल टू होगा विस्थापन बटा 1, यानी कि वेग बराबर विस्थापन, वेग बराबर विस्थापन।
तो इस तरह से कह सकते हैं कि वेग बराबर विस्थापन कब हो रहा है, जब हम समय को एक कर रहे हैं तो हो रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक समय में यानी कि इकाई समय में जो विस्थापन होता है वही वेग होता है। तो बड़ा आसान हो गया आपके, अगर हम आपसे सिंपली कहें कि कोई व्यक्ति है वो 1 सेकंड में 10 मीटर का विस्थापन तय करता है। फिर से सुनिएगा, 1 सेकंड में कोई व्यक्ति या वस्तु है जो 1 सेकंड में 10 मीटर का विस्थापन तय करता है, तो उसका वेग क्या है? तो चूंकि परिभाषा से आपने क्या देखा, 1 सेकेंड में तय किया गया विस्थापन ही क्या होता है? वेग होता है। तो आप बड़ा इजीली कह सकते हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड, चूँकि इकाई समय में तय किया गया विस्थापन ही वेग होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें अगर जब भी वेग या चाल फाइंड आउट करना है तो हमें ये पता करना है कि वह वस्तु या व्यक्ति 1 सेकेंड में कितना दूरी तय कर रहा है या 1 सेकेंड में कितना विस्थापन तय कर रहा है। जैसे फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे आपसे बोला जाए कि कोई व्यक्ति है वो 5 सेकेंड में अगर आपसे बोला जाए कि कोई व्यक्ति है वो 5 सेकेंड में 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो उसका चाल क्या है? दोस्तों देखिए, आप ये बात कह सकते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तो जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, इसको डिवाइड करके हम आंसर निकाल लेंगे 5 चौका 20। लेकिन हम ये आप बात आपको आगे काफ़ी यूज होगा, ये तो बड़ा आसान है, लेकिन आगे हम जब पढ़ेंगे, त्वरण पढ़ेंगे या और भी चीज़ें पढ़ेंगे, वर्क, एनर्जी, पावर, आवेग, संवेग, फोर्स, तो या फिर इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ेंगे हम लोग, तो वहाँ पे एक कंसेप्ट बहुत ही काम आएगा। इसलिए मैं इसको शुरुआत में ही आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि हमें किस वे में पढ़ना है। तो अगर यहाँ पे समझ लेंगे तो आगे का काम बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें अभी पूरा फिजिक्स पढ़ना है। तो इसलिए इसको आप हल्के में ना लें, आसान है लेकिन आगे के लिए हम बेस बना रहे हैं। तो अगर हमसे कोई बोले कि 5 सेकंड में कोई व्यक्ति 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो आप क्या करेंगे? उसके चाल निकालने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि चाल होता है कि इकाई समय में तय की गई दूरी, इकाई मतलब 1 सेकंड में। तो हम 5 सेकंड में 20 कर रहा है, तो हम पता करेंगे, हम 1 पे जाएंगे, हम पता करेंगे कि 1 सेकंड में कितना दूरी तय कर रहा है। तो चूँकि 5 सेकंड में 20 कर रहा है, तो 1 सेकंड में कितना कर रहा होगा? 4। तो आराम से कह सकते हैं कि वह व्यक्ति प्रति सेकंड 4 मीटर की दूरी तय कर रहा है, यानी कि वो 4 मीटर पर सेकंड उसका चाल है। तो दोस्तों, जब भी फिजिक्स में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम इकाई पे जाके काम करते हैं। कुछ भी दिया हो, हमें बस ये पता करना है कि 1 सेकंड में कितना दूरी तय किया या 1 सेकंड में कितना विस्थापन तय किया, या फिर आगे जो भी पढ़ेंगे, जैसे आप पावर पढ़ेंगे तो पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, शक्ति इक्वल टू होता है कार्य या ऊर्जा बटा समय। तो शक्ति का मतलब क्या हो गया कि इकाई समय में किया गया कार्य। तो हमें ये पता करना है कि कोई व्यक्ति है कि वह 1 सेकंड में कितना कार्य कर रहा है। तो ये जो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं उसको आप समझिए, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो ये आपका हो गया परिभाषा। हम किसी की भी परिभाषा ऐसे ही डिफाइन करेंगे कि समय को 1 कर देंगे और देखें कि इकाई समय में वो कितना दूरी तय कर रहा है या कितना कार्य कर रहा है या कितना विस्थापन कर रहा है। तो परिभाषा के बाद थोड़ा आगे चलते हैं दोस्तों, चूँकि आपने दूरी विस्थापन पढ़ा है और आपने देखा यहाँ पे कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो दोस्तों, जिस प्रकार का नेचर दूरी का था, यानी कि दूरी अदिश राशि था, दूरी हमेशा पॉजिटिव होता था, तो उसी प्रकार का नेचर चाल का भी होगा। और इधर मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार का नेचर या जिस प्रकार का बिहेवियर विस्थापन का था, उसी तरह का बिहेवियर भी वेग का ही होगा, क्योंकि वेग भी विस्थापन से निकल के आ रहा है और चाल दूरी से निकल के आ रहा है। तो इसलिए दूरी को चाल से आप कोरिलेट करेंगे। क्योंकि आपने देखा कि दूरी अदिश राशि होता है, तो चाल भी क्या होगा? चाल भी अदिश राशि है। दूसरी बात, आपने देखा कि विस्थापन सदिश राशि होता है, तो वेग भी क्या है? आपका सदिश राशि है। अब थोड़ा मात्रक की बात कर लेते हैं। तो चूँकि दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड, इसलिए मात्रक क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड।
तो इसका ही मात्रक मीटर पर सेकेंड है और इसका ही मात्रक मीटर पर सेकेंड ही होगा, क्योंकि विस्थापन का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड होता है। दूसरी बात जो अभी मैंने कहा कि चाल हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि चाल निकल किससे रहा है, दूरी से निकल रहा है और दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए चाल भी हमेशा पॉजिटिव होगा। इधर देखें, वेग के बारे में देखें तो चूंकि विस्थापन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है, इसलिए वेग नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो भी हो सकता है। तो आपने यहाँ पे चाल और वेग में अंतर देखा। दूसरी बात थोड़ा आगे करते हैं कि जैसे आपने देखा कि दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ा होता है और जब गति सीधी रेखा में होती है तो दूरी विस्थापन दोनों बराबर भी होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार की बात यहाँ भी की जा सकती है। जैसे मैं यहाँ कह सकता हूँ कि दूरी ऑलवेज ग्रेटर देन विस्थापन, तो हमें यहाँ पे कह सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि चाल भी हमेशा वेग से बड़ा होगा। तो दोस्तों इसको आप लिख सकते हैं। दूसरी बात, सारी बातें वही हैं जो आपने दूरी विस्थापन में पढ़ा था, इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि आप कोई भी मेरा क्लास मिस मत कीजिए, खासकर स्टार्टिंग क्लास अगर आप कर लेंगे कुछ तो आपको आगे काफ़ी पढ़ने में आसानी होगी। दोस्तों तो फिर से सेम वही बात है कि चाल बड़ा होता है वेग से और चाल बराबर भी होता है वेग का, लेकिन बराबर कब होता है कि जब गति सीधी रेखा में हो और एक ही दिशा में हो। सेम वही दूरी विस्थापन वाली बात है और प्रश्न भी सेम वैसे ही पूछे जाएंगे जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में देखा कि एक वृत्ताकार मैदान पे कुछ चक्कर लगाने पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो यहाँ भी वैसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन उसमें आपको समय दिया रहेगा और आपसे 4 वेग निकलवाने को बोलेगा, तो बड़ा आसानी से आप निकाल सकते हैं। हम 1-2 प्रश्न करेंगे भी। दोस्तों आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं मैंने एक प्रश्न लिया हुआ है, ठीक उसी अप्रोच से इसको सॉल्व करना है जैसे कि आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सॉल्व किया था। निम्न में कौन सा कथन या कौन सा आर्गुमेंट सत्य नहीं है। इसको तो ध्यान से पढ़िएगा, सत्य है पूछा गया है या सत्य नहीं है पूछा गया है। यहाँ सत्य नहीं है पूछा गया है। तो दोस्तों चूंकि आपने जाना है कि चाल और वेग में कौन बड़ा होता है, ये आपने जाना है कि चाल वेग से बड़ा होता है और एक कंडीशन में बराबर भी होता है, वो कंडीशन है कि जब गति सीधी रेखा में हो। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि चाल वेग से बड़ा होता है और बराबर भी हो जाता है, तो उसी का अप्रोच करना है। तो चूंकि चाल बड़ा होता है और वेग छोटा होता है, तो अगर हम बड़े में छोटे से भागा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 से बड़ा मिलेगा। ये तो बिल्कुल सत्य है और ये भी वही बात है, चाल बटा वेग बड़ा है बराबर है के बराबर भी हो सकता है। चूँकि गति सीधी रेखा में हो तो चाल और वेग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये भी आपका सत्य है और यहाँ पे कहा गया है चाल बटा वेग बराबर है 1 के। दोस्तों ये भी सत्य है। यहाँ पे कहा गया है कि चाल बटा वेग छोटा है 1 से, जो कि गलत आर्गूमेंट है। चूँकि चाल बड़ा होता है और वेग छोटा होता है, तो जब भी हम किसी बड़ी संख्या में छोटी से भाग देंगे तो हमें 1 से बड़ा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि छोटा है 1 से। इसलिए दिए गए प्रश्न का जो ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पूछा गया है निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये सत्य नहीं है। बाकी तीनों ही क्या हैं, सत्य हैं। दोस्तों ऑप्शन सी पे अगर आपका हम ध्यान खींचना चाहें कि चाल बट्टा 1 बराबर है 1 के, ये कब होगा। अगर आपसे ऐसा पूछा कि चाल बट्टा वेग इज इक्वल टू 1 व्हेन, जब गति क्या हो, टेढ़ी मेढ़े रास्ते में हो, गति वृत्तकार पथ पे हो, या गति सीधे रास्ते में हो, या गति सीधे रास्ते में एक ही दिशा में हो। तो आप आंसर क्या करेंगे, तो आप आंसर करेंगे कि गति सीधी रेखा में
गति सीधी रेखा में और एक ही दिशा में हो, तो उस कंडीशन में जो दूरी होगा वही विस्थापन होगा, इसलिए जो चाल होगा वही वेग होगा, और कट के दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1। तो इस कंसेप्ट को आप समझ रहे हैं, वीडियो को बार बार सुनेंगे मेरी आवाज़ को तो आपको समझ में आएगा। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, चूँकि ये बिल्कुल ही गलत आर्गुमेंट है और यहाँ पे हमसे गलत ही पूछा गया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक वैसा ही प्रश्न है। मैंने कहा था आपसे पिछले लेक्चर में कि मान लीजिए कोई 20 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार मैदान में एक चक्कर 10 सेकेंड में लगाता है। यहाँ पे समय दिया गया है 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड में लगाते हैं तो उस व्यक्ति का चाल और वेग क्या होगा। दोस्तों आप जानते हैं कि चाल होता है इकाई समय में तय की गई दूरी, और वेग होता है इकाई समय में तय किया गया विस्थापन। तो हमें यहाँ पे समय दिया हुआ है तो हमें डिस्टेंस निकाल लेना है। तो चूँकि सबसे पहले हम देखें कि एक चक्कर लगाने में दूरी क्या होगा। चाल बराबर दूरी बट्टा समय या इकाई समय तय की दूरी। तो समय 10 सेकेंड है और दूरी क्या होगा, दूरी होगा 2πr। पिछले लेक्चर में आपने देखा है। ये वृत्ताकार मैदान है, इसकी त्रिज्या 20 मीटर है, तो इसका एक चक्कर लगा लेने में हम 2πr डिस्टेंस तय करते हैं। तो दूरी हो गया 2πr। तो इस तरह आप देख पा रहे हैं इसका आंसर होगा 4 पाई मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 2 पाई और आर की वैल्यू 20 है, इसलिए 10 दूना 20 और 2 दूना 4, 4 पाई मीटर पर सेकेंड ये आपका चाल है। लेकिन अब जो आगे पूछा गया है कि इसका वेग क्या हो। वेग होता है विस्थापन बटा समय। दोस्तों तो एक चक्कर लगाने में विस्थापन क्या होगा, तो आप बड़ा आसानी से कह सकते हैं विस्थापन शून्य होगा। तो जब चूँकि इसका एक चक्कर लगाने में विस्थापन शून्य होता है तो अतः वेग भी क्या होगा, हमारा शून्य होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि विस्थापन भी 0 होगा तो वेग भी शून्य होगा। दोस्तों तो इस तरह का प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न को पूछे जाते हैं और आप डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ स्पीड और वेलोसिटी का भी कंसेप्ट समझ लिए होंगे। बाकी और भी टाइप्स के प्रश्न इस पे पूछे जाते हैं, उसको हम आगे वीडियोज में देखेंगे। इसकी आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा फिजिक्स का जो आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।